आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान इजराइल पर मैंने न्यूमरस लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा इतिहास बताता हूं। आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, रियल रीजन क्या है। अब इजराइल कास्ट ने तो ये अनाउंस कर दिया कि हम तेहरान को जला देंगे, बट क्या वाकई में ऐसा होगा? हम एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे जिसमें मैं जियोपॉलिटिक्स और हिस्ट्री समझाऊंगा, कैसे इसमें मल्टीपल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, ईरान का क्या कहना है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू नो। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आती है तो दोस्तों पावर बैलेंस हो जाएगा। तो हम न्यूक्लियर से ही शुरू करते हैं। अभी मिडिल ईस्ट पे किसका दबदबा है, बात समझिए। मिडिल ईस्ट पे दबदबा है अभी सऊदी का, वेस्ट एशिया पे, गल्फ पे इजराइल का। इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, सऊदी को अमेरिका का सपोर्ट है। रशिया क्यों ईरान को सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि रशिया हमेशा से चाहता था कि ईरान हमारे साथ रहे और इस पे हमारा दबदबा हो। वेस्ट एशिया को जो कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये एक तरीके से एनर्जी का भंडार है, वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। सारे अमीर देश आपको कहां पे? वेस्ट एशिया में बहुत पैसा है। लोग क्यों गल्फ भागते हैं? बहुत अच्छा खासा पैसा, एनर्जी की वजह से, जबरदस्त एनर्जी की वजह से। ईरान का हमेशा से ये आर्ग्यूमेंट रहा है कि हम शिया देश हैं, हम ओरिजिनल डिसेंडेंट हैं प्रॉफिट के, साथ ही साथ हमारे पास जमीन भी ज्यादा है, हम बहुत पहले से हैं। सऊदी तो अभी बना 1932 में, अब्दुल अजीज उन्होंने तो अभी बनाया है। अमेरिका की मदद से आप कैसे लीडर बन सकते हैं? और आप तो अमेरिका के साथ हो। और इस बात पे ईरान को बैकिंग मिलती है, बट पूरी दुनिया बैक नहीं करती है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं दोस्तों। इजराइल काज का ये कहना है कि हम तेहरान को जला देंगे, तेहरान जल रहा है। दोस्तों इसका जो पूरा क्लाइमैक्स है ना, वो आज हुआ है, मतलब परसों आप मान के चलिए। पूरा क्लाइमैक्स 12 जून को जो हमला हुआ है, यहां पे जो हमला किया है, सॉरी 13 जून को इजराइल ने पहले हमला किया और उसके बाद ईरान ने हमला किया। तो एक तरीके से क्लाइमैक्स आज इतने लंबे समय से चलता रहा। अब मुझे लगता है इस मूवी का पार्ट 2 शुरू होने वाला है। तो पहले आप पूरी चीजें समझ लीजिए और हम शुरू करते हैं आज से 200 साल पहले से। लेकिन उससे पहले बता दूं कि चाणक्य नीति का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। आज आखिरी दिन है कोर्स का। आज हम नीति 70 कूपन कोड ऑफ कर देंगे। तो 30 घंटे से ऊपर मैंने बताए हैं, एक एक लेक्चर पे जबरदस्त टाइम दिया, 600-700 के करीब वर्सेस इतिहास बताया है। मात्र 300 रुपए का कोर्स है, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो दोस्त, ईरान एक ऐतिहासिक देश है। क्यों? ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन पूरी दुनिया की मेसोपोटामियन, और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में सब कुछ इराक, सीरिया, ईरान सब आग जाता था। वहां से ईरान टूटा है, पर्शिया। लेकिन दोस्तों इसकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, हम मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करेंगे। पूरा इतिहास मैंने 2000 साल का कवर किया है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की 200 साल पहले शुरू होती है। अब क्या है ना कि ईरान में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, कॉलोनाइजेशन पूरी दुनिया का। यूरोपियन भाई भारत को ढूंढने निकले थे और उसके बाद उनको जहां पे भी प्रोस्पेक्ट मिला वो वहां चले गए। पूरे अफ्रीका को बांट लिया, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका हो गया। पूरे एशिया को इन्होंने बांट लिया। लेकिन ईरान जो है वो बचा हुआ था। ईरान अलग था। वहां पे थी काजर डायनेस्टी, ठीक है ना, काजर डायनेस्टी थी और फात राजा थे। लेकिन दोस्तों उस समय 3 बहुत बड़े एम्पायर थे, इनफैक्ट 4 बहुत बहुत भयानक एम्पायर थे। उसमें 2 सबसे बड़े एम्पायर थे, एक ब्रिटिश एम्पायर था और एक था रशियन एम्पायर। ये और आज भी अगर आप देखो तो ब्रिटेन तो इतना नहीं, लेकिन रशिया अभी तक है। तो जो रशियन एम्पायर था ना, वो हमेशा वर्चस्व के लिए लड़ते रहते थे। ब्रिटिश, इधर फ्रांस था, इधर आपका रशियन एम्पायर था, बहुत बड़े एम्पायर थे। तो वर्चस्व किसका होगा? अब ईरान जो है, क्योंकि देखिए 1857 आते आते, 1857 आप छोड़िए, 1818 आते आते ब्रिटिशर का पूरे भारत पर कंट्रोल हो गया था। यह आखिरी वॉर लड़ी थी इन्होंने, मराठा वॉर, थर्ड मराठा वॉर, जो हरा दिया था मराठाओं को, और पूरा कंट्रोल इंडिया पे हो गया था। तो ब्रिटिश इंडिया बहुत बड़ा था। फिर बर्मा को इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, पाकिस्तान इनके पास था। तो यानी कि ब्रिटिश इंडिया बहुत बड़ा था। और उस समय बॉर्डर, क्योंकि पाकिस्तान के पास था तो इनका ईरान से बॉर्डर लगता था, और उधर रशिया का भी ईरान से बॉर्डर लगता था। तो दोनों बड़े एम्पायर का ईरान से बॉर्डर लगता था। अब क्या हुआ कि देखिए, रशिया को ये डर था, पहले नहीं था। रशिया हमेशा से ऐतिहासिक तौर पर ईरान से ट्रेड करता आया है, लेकिन बाद में डर ये हो गया क्योंकि ब्रिटिशर है, ये कहीं ऐसा ना हो ईरान पर हमला कर दे, क्योंकि इनको चाहिए बफर और उसके बाद एनर्जी भी यहां पे अच्छा खासा। तो क्या हुआ, और टोबैको, देखिए टोबैको की खेती और यहां ओपीएम और अफीम, ये सब बहुत जबरदस्त ईरान में मिलती। टोबैको उस समय ईरान का लाइवलीहुड था। ओके, अब क्या हुआ कि रशिया ने हमला कर दिया 1804 के करीब ईरान के ऊपर।
बोला कि इससे पहले ब्रिटिश आए हम हमला कर देते हैं, ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान साइन होती है। अब उसमें ब्रिटेन भी एक प्लेयर रहा। ब्रिटेन ट्रीटी में नहीं था क्योंकि ब्रिटेन ने भी 1857 के करीब हमला कर दिया था और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन कर ली। एक तरीके से ईरान को बांट दिया गया रशिया और ब्रिटेन के बीच में, हम दोनों मिलकर यहां पे काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसी दौरान भर भर के तेल के भंडार भी मिल रहे हैं। यहां पे ब्रिटेन ने एक पूरी कंपनी बना दी, पर्शियन ऑयल कंपनी, एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, जो बाद में ब्रिटिश पेट्रोलियम बनी। वक्त आगे बढ़ता है दोस्तों, राजा जो है वो कई बार, वो राजा जब भी विद्रोह करते हैं तो ब्रिटिश उधर से रशिया प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठोक पीट के बराबर कर देते हैं। लोगों का गुस्सा था, लोग ये कह रहे थे कि ये ईरान हमारा है, ये हमारा देश है, तो हम क्यों इसको किसी और के हाथ में जाने दें, हम ही रूल करेंगे। लेकिन इधर क्योंकि दोनों के पास पैसा था, ब्रिटिश के पास पावर पैसा दोनों, तो रशिया के पास भी सेम था, तो दोनों आराम से ट्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसी दौरान हम ये देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो यही बाहरी ताकत ले जा रही थी और लोगों में असंतोष जो है वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, अब क्या होता है कि जो यहां का टोबैको था, जो इनकी लाइवलीहुड था और बहुत सारी ऐसी चीजें, वो उस पर कंट्रोल जो था वो रशिया और ब्रिटेन का था। तो यहां पे लोग इनके साथ खड़े हो गए। इसी दौरान 1908 में ईरान में लगता है जैकपॉट, जब दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार ईरान में, सब दुनिया का सबसे पहला कुआं तेल का ईरान में मिला। और अब तक सबको, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, ब्रिटेन को यह समझ में आ चुका था कि हमको एनर्जी चाहिए, तेल चाहिए, तेल से ही जो है वह फ्यूचर गवर्न होगा। यहां पे ढेरों ट्रीटीज जो है वो ईरान के साथ साइन कर रखी थी। एक और ट्रीटी थी कि आप हमको पैसा, आप तेल दीजिए, 16% आपका, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और चीज, जब ये इतना बड़ा तेल का भंडार मिला तो विलियम डी आर्की करके एक माइनर थे, उन्होंने एक कंपनी थी। आज अगर आप पूरी दुनिया में सबसे शानदार माइनिंग की कंपनी को देखेंगे तो सब आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगी। ठीक है, तो अब क्या है, ये उनका भी, ऑस्ट्रेलिया का भी अपना इतिहास है। वो भी ब्रिटिशर ने गुंडे बदमाशों को वहां पे बसाया था, वहां के मूल निवासी को खत्म किया था, वो अलग कहानी, ऑस्ट्रेलियन जेनोसाइड भी, वो मैंने भी कवर किया है। तो अब क्या हुआ कि यहां पे लोगों का मूड खराब हुआ, लोगों का मूड खराब हो रहा था, लेकिन ब्रिटिश कह रहा था कि ये तेल हमारा है और इसको हम ले जाएंगे। तो उसके बाद विलियम डी आर्की को बुलाया, बोला कि देखो तुम पैसे लो, माइनिंग करो। विलियम डी आर्की ने बोला बिल्कुल हम माइनिंग करेंगे, कोई बात नहीं, कुछ पैसा आप हमको दीजिएगा, कुछ परसेंटेज हम, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। लोगों में और असंतोष बढ़ा, लोगों जो है वो राजा के खिलाफ खड़े हो गए और लोगों ने ये बोला कि देखिए ऐसे होगा नहीं, राजा जो है वो निरंकुश हो गया है, आपको हमारी सुननी पड़ेगी और सबसे पहले हमको यहां पे एक पार्लियामेंट टाइप की बनानी पड़ेगी जिसमें लोगों की सुनी जाए। तो हम देखते हैं कि पहली बार ईरान में कुछ ऐसा आया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टाइप मजलिस बनाई गई, या पार्लियामेंट इसका आप इसको कह सकते हैं, कि राजा निरंकुश ना हो जाए। अब यह सबसे पावरफुल हो गई क्योंकि लोगों का यही मानना था कि हमारे पास तेल आया है, सब कुछ हमारा है, हमारे पास रिसोर्सेज है, तो ब्रिटेन और रशिया क्यों इसमें, ये बंदर कहां से आगे दोनों, ये क्यों फायदा ले रहे हैं। उसी दौरान दोस्तों 1917 में, 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन आ जाता है, रशिया निकल जाता है चुपके से, पूरी ताकत ब्रिटिश, और वर्ल्ड वॉर 1 भी हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 में ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा सम्मिलित नहीं था, लेकिन इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है तो राजा के ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे राजा को, क्योंकि देखिए राजा क्या होता है, यहाँ कंट्रोल पहले राजा का था, बाद में हटा के मजलिस का आया, पार्लियामेंट का आया। लेकिन ब्रिटेन को पता होता है क्योंकि ब्रिटिश से रशिया चला गया, और उसके बाद अब यहां पे मजलिस, या लोग कहते हैं ब्रिटेन से भी कि आप चुपचाप निकल जाओ। लेकिन ब्रिटेन जाने वाला तो उसने 150 सालों में इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया था, बनाया था प्रॉपर, उसने अपना पैसा लगाया था। ईरान का ये बोलता है कि तेल हमारा है, एनर्जी हमारी है, हम इसको यूज करेंगे, आप निकल जाओ, चुपचाप निकल जाओ और हम कुछ नहीं बोलेंगे। ब्रिटेन निकल जाता है, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद ब्रिटेन निकल जाता है 1921 तक। लेकिन उसके बाद ब्रिटेन कहता है ऐसे चलेगा नहीं, रेजा पहलवी को लाया जाता है। रेजा पहलवी एक तरीके से कजाई डायनेस्टी, जो राजा थे मुजफ्फर शाह, उनके उन्हीं के ही आर्मी के एक जनरल थे, ठीक है, उनकी आर्मी में एक कमांडर थे, उनको लाया गया। अब ये ब्रिटिश की हेल्प से ये आए यहां पे, और अब तक अमेरिका भी कूद गया था, तो ब्रिटिश की हेल्प से आए। 1925 में हम ये देखते हैं कि इन्होंने मजलिस को ही कमजोर कर दिया। जाहिर सी बात है, खूब पैसा दिया यहां पे जो मजलिस में लोग बैठे थे,
जिन्होंने बात मानी ठीक है, आर्मी इनके पास थी ही, जिन्होंने नहीं मानी उनको मरवा दिया। तो एक तरीके से तख्ता पलट हो गया और एक नई डायनेस्टी, पहलवी डायनेस्टी आ गई। अब ये जो पहलवी डायनेस्टी थी ये पूरी प्रो वेस्टर्न थी, ब्रिटिश की बल्ले बल्ले। ब्रिटिशर का जो एम था कि हमने इतने समय से बिजनेस यहाँ पे सेटअप किया है तो रातों रात उसको जाने नहीं देंगे, वो अपना बिजनेस कंट्रोल कर लिया उन्होंने अगेन यहाँ पे जो परसेंटेज है वो पहले 16% मिलता था ना, अब 20% हो गया, 20% ब्रिटिश पेट्रोलियम को जाने लगा। और पैसा जो तेल मिल रहा है वो अलग, वो पूरी एनर्जी वहां पे सप्लाई करने लगे और पूरा वेस्टर्नाइज। दोस्तों आप 1979 से पहले का ईरान देखेंगे ना, आप पहचान नहीं पाएंगे, आप बोलेंगे ये ईरान है। आपको अमेरिका यूरोप से लोग छुट्टियां मनाने जाते थे, कोई पर्दा सिस्टम नहीं था, सब ऐसे हो रहा है, समझ रहे हैं। और टोबैको मिल रहा था, गोल्डन क्रेसेंट का हिस्सा है ना, नशे की चीजें वहां बहुत, खेती, वो वहां की ज्योग्राफी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, अफीम के लिए, ओपियम के लिए, टोबैको के लिए। तो सारे हिप्पीज, आपको हिप्पीज का गढ़ बन गया था ईरान, सब वहीं निकलते थे, पूरा वेस्टर्नाइजेशन कर दिया था। ये लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है। वर्ल्ड वॉर 2 में ईरान जर्मनी, क्योंकि ईरान को ये पता था कि देखो इधर ब्रिटिश अमेरिका है लेकिन पता नहीं वॉर कौन जीते, तो उसने जर्मनी का साथ देना शुरू किया। जर्मनी से भी उन्होंने कॉन्टैक्ट बताने शुरू किए ईरान ने। रेजा पहलवी ने बोला कि अगर मान लो जर्मनी ये वॉर जीत गया तो हमारी तो बैंड बच जाएगी, तो इसीलिए हमको जर्मनी के साथ भी। इसी दौरान अमेरिका और ब्रिटेन, रशिया ने यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर दिया, ईरान के ऊपर हमला कर दिया कि हमको, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जर्मनी का कंट्रोल हो। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होता है तो फिर अमेरिका भी पिक्चर में आ गया कि हमको भी अब भैया इसमें पैसा चाहिए, और ब्रिटेन की ताकत बिल्कुल कम हो गई। तो अब मेन प्लेयर अमेरिका बन गया, जो अब ब्रिटिश कर रहा था वो अमेरिका कर रहा है। हालांकि यहां पे भले ही रशिया अमेरिका कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, बट तेल के मामले में अमेरिका प्लस रशिया प्लस ब्रिटेन तीनों ही सब साथ थे। इसी दौरान एक जबरदस्त लीडर आते हैं 1951 में, मोहम्मद मुसादिक, जो कि सीधा ये आरोप लगाते हैं कि हमारी ईरान ये बिक गई है गवर्नमेंट। और उसके बाद वो ऑथर होते हैं, लोग उनकी सुनते हैं, वो तकरीरें देनी शुरू करते हैं, तो लोग उनके साथ आ जाते हैं। अब लोग उनके साथ आ जाते हैं तो फिर से ईरान में एक तख्ता पलट होने वाला होता है। मोहम्मद मुसादिक को पीएम बना दिया जाता है लोगों की, क्योंकि लोगों की आप बात सुनेंगे। लेकिन फिर दोस्तों गड़बड़ होती है। सीआईए को पता है कि अगर ऐसा होगा तो हमारी कंपनी सीधा सीधा खतरे में आएंगी और हम तेल नहीं छोड़ सकते। और ब्रिटेन, रशिया, सब सीआईए मिलकर मोहम्मद मुसादिक को हटा देते हैं। 1967 में उनकी डेथ हो जाती है। अब उसके बाद फिर से ब्रिटेन, मतलब देखिए ये मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूं। अब आप ये मत बोलिएगा सर इसमें ये चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अगर मैं इसकी पूरी कहानी बताऊं तो कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे मुझे, अगर मैं एक एक इवेंट बताऊंगा। ये एक ओवरव्यू, एक आउटलाइन है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि इसके बाद हम ये देखते हैं कि 1960 एक बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडर, जब अमेरिका को लगता है सब बढ़िया है, रेजा पहलवी हमारे साथ है, तो हमारा कौन क्या उखाड़ लेगा, रोहिल्ला खोमेनी ये आते हैं। और इन्होंने अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जब रोहिल्ला खोमेनी आते हैं तो वो सीधा, वो धर्मगुरु होते हैं और वो सीधा यही बोलते हैं कि तुम्हारी अस्मिता पे ये जो हमारा इतिहास है इसको तोड़ मरोड़ रहे हैं, पूरे ईरान की सोसाइटी को वेस्टर्नाइज कर रहे हैं, शरिया लॉ से हमको चलने की ज़रूरत है, इस्लामिक हम भूल गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो वहाँ की लोगों की चेतना, लोगों में वैसे ही गुस्सा होता है, क्योंकि लोग, देखिए क्या होता है कि जो राजा है पहलवी, उनको लोगों की इतनी फिक्र नहीं होती है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इन सारी चीज़ों से ऊपर से जो रिसोर्सेज है वो ईरान के लोगों को मिल नहीं रहे, तो लोगों के अंदर गुस्सा है, ये इमीडिएट कॉज था। और इसी दौरान रोहिल्ला खोमेनी जो है वो अपनी स्पीचेस देनी शुरू करते हैं। पहलवी उनको भगा देते हैं कि यहाँ दिखना नहीं। इराक जाते हैं तो सद्दाम हुसैन के खिलाफ वो स्पीचेस देनी शुरू करते हैं। सद्दाम हुसैन डर के मारे उनको भगा देते हैं कि यहाँ पे कहीं रेवोल्यूशन ना आ जाए। फ्रांस जाते हैं, जितने भी जो फ्री स्पीच, जो भी आप जितनी भी, भाई ये लोग यूरोप को गाली दे लें लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस में ही रहते हैं जो फ्री स्पीच वाले हैं, तो फ्रांस से फिर वो तकरीरें, उनकी कैसेट्स को स्मगल किया जाता है। अब दोस्तों लोग जो हैं वो पहलवी, जो मोहम्मद रेजा पहलवी, उनके खिलाफ उठ खड़े होते हैं, विद्रोह हो जाता है। रेजा पहलवी समझ नहीं पाते, वो इस ऑपोजिशन को दबाने लगते हैं। अब जब ये ऑपोजिशन को दबाते हैं, सारी ऑपोजिशन पार्टीज को खत्म करते हैं, ये विद्रोह और ज्यादा बढ़ गया। अब इसका नतीजा ये होता है कि दिसंबर 1978 में फाइनली रेजा पहलवी को समझ में आता है कि कुछ होगा नहीं। आयतुल्लाह खोमेनी आते हैं, एक रेफरेंडम करवाया जाता है अप्रैल 1979 आते आते, और उसके बाद बधाई हो, ईरान में रेवोल्यूशन हुआ है। 98% लोग कहते हैं कि हमको इस्लामिक राज्य चाहिए,
रेजा पहलवी अपनी जान बचा के भागते हैं और ईरान में क्रांति आ जाती है, ईरान में थियोक्रेसी आ जाती है, वो एक धार्मिक राज्य बन जाता है। अब अमेरिका, रशिया, यूके जो इतने समय से यहां पे बिजनेस कर रहे थे वो निकल गए। अब क्या इजराइल का क्या मामला है? अच्छा, इजराइल जो है, इजराइल भी डरा हुआ है। अमेरिका इजराइल को खड़ा करता है, अमेरिका इजराइल की फुल ऑन मदद करता है और इजराइल को एक न्यूक्लियर नेशन बनाता है, ठीक है ना। इजराइल को न्यूक्लियर नेशन बनाता है क्योंकि देखिए यूएस जो है, ईरान बहुत बड़ा झटका लगा था ईरान के थ्रू, तो अमेरिका को पता था कि हम वेस्ट एशिया को नहीं खो सकते, इसके लिए हमको इजराइल की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर इजराइल रहेगा तो हमारे पास वेस्ट एशिया रहेगा। रशिया के पास ऐसा इजराइल जैसा कोई नहीं होता, तो रशिया हमेशा से यही चाहता है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर हो जाए ताकि पावर बैलेंस हो जाएगा। अब अभी इस समय वेस्ट एशिया में अमेरिका और इजराइल की चलती है, सऊदी अरब लीडर है और उसके बाद इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इधर क्या होता है कि 1980 के बाद से 1980 से लेकर 1988 तक 8 साल तक ईरान इराक वॉर हो जाता है। एक्चुअली दिक्कत ये होती है ना कि रोहिला खोमेनी एक ये कह देते हैं कि भैया पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन लाओ, जहां पे डिक्टेटर्स हैं वहां तो जितने भी इस्लामिक देश है ना उनके हाथ पांव कांप जाते हैं। सीरिया हो गया, लेबनान, लीबिया, जितने भी, और इधर इराक कि यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़। और क्योंकि ईरान में रेवोल्यूशन है तुरंत अफगानिस्तान में रेवोल्यूशन आ गया, तो वहां पे हालत और ज्यादा खराब कि भैया तो चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। तो इराक और ईरान, खैर उसके ये भी कारण होता है, तेल का कारण होता है, टेरिटरी का कारण होता है, लेकिन ईरान इराक जो है वो युद्ध में आ जाते हैं। ओके, अब अब्दुल कादिर, पाकिस्तान ईरान की मदद करता है न्यूक्लियर बम बनाने में, चाइना ईरान की मदद करता है, रशिया मदद करता है, ये सब मदद करते हैं ईरान की, और धीमे धीमे जो है वो अपना न्यूक्लियर वेपन। लेकिन अमेरिका और इजराइल को इस बात का अंदाजा होता है और अमेरिका बहुत सारे सैंक्शंस लगा देता है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए। यूरेनियम 238 न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 बनाया जाता है, इसी को न्यूक्लियर एनरिचमेंट कहते हैं। यूरेनियम 238 आपको आसानी से मिल जाएगा, अब उसको एनरिच किया जाता है, मतलब उससे यूरेनियम 235 निकाला जाता है। अब जब यूरेनियम 235 वो बड़े बड़े सेंट्रीफ्यूज होते हैं, मथनी टाइप की होती है, जैसे मक्खन निकालते हैं ना मट्ठे से, वैसे ही जो है वो यूरेनियम 238 से 235 बनाया जाता है। तो यहाँ 60% तक कहा जा रहा है कि ईरान ने एनरिचमेंट कर लिया है, और 60% मतलब ये बम बना लेंगे। 90% अगर एनरिचमेंट हो गया तो आप न्यूक्लियर बम बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 70-75% तक आसानी से एनरिच कर चुके हैं। ये तक रिपोर्ट आई थी दोस्तों कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर बम बना सकता है। तो जियो पॉलिटिक्स कुछ ऐसी है इस समय कि अमेरिका को चाहिए ऑयल, इजराइल को चाहिए कि किसी भी तरीके से ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर पावर जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। और फिर ईरान, अभी तो हम इजराइल, क्योंकि ईरान क्या करता है कि इजराइल क्या करता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको टाल देता है, कभी स्टक्सनेट डाल देगा, कभी यहाँ पे साइंटिस्टों को मार देगा। तो इजराइल जो है इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम डिले करता रहता है, कभी न्यूक्लियर फैसिलिटी को मार देगा। लेकिन रशिया, चाइना ये सपोर्ट कर रहा है ईरान को। रशिया का वही वाला, रशिया को भी तेल चाहिए, और रशिया को स्ट्रैटेजिक है ना ईरान, भाई जो ईरान को कंट्रोल करेगा, ठीक है, या जो यहां पे आएगा बैठेगा वो वेस्ट एशिया देख लेगा, और जो वेस्ट एशिया को कंट्रोल करेगा वो लीडर बन जाएगा दुनिया का, क्योंकि एनर्जी इनके पास है। तो अमेरिका को ये चाहिए, इजराइल को चाहिए बैलेंस ऑफ पावर ना बिगड़े, इसलिए अमेरिका ने इजराइल को वहां पे बैठा रखा है। सऊदी अरेबिया ऑलरेडी डरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान लीडर बन जाए। सऊदी अरेबिया तो अभी नया है, तो ईरान हमेशा कहते हैं कि हम ही असली लीडर है, हमको आप इस्लामिक, इतना कुछ हो रहा है तो कहां सऊदी अरेबिया जो है वो, अब लोग जो है वो धीमे धीमे ईरान की तरफ आ रहे हैं। और दोस्तों ये युद्ध जब तक खत्म होगा तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि भले ही देश हो ना हो, देश तो लीडर्स चलाते, लेकिन लोग जो वो ईरान की तरफ आ जाए, बिग पॉसिबिलिटी। तो अब इजराइल का जो ये कहना है कि हम ईरान को जला देंगे, तेहरान को जला देंगे, ये दोस्तों इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहली बात, ईरान इस समय एक थियोक्रेसी है, और यहां पे जो है मिलिट्री का प्रॉपर रूल है, मिलिट्री का रूल है, डिक्टेटर्स हैं यहां पे, इस समय कट्टरता है, और कोई ऑपोजिशन पार्टी आपको नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ लोग अमेरिका से नफरत करते हैं, वो अमेरिका को भगाने के लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, तो उसी अमेरिका को कभी वापस नहीं चाहेंगे। अगर लोग चाहेंगे, रेजोल्यूट होगा, तो फिर तख्तापलट हो जाएगा, लेकिन लोग ही नहीं चाह रहे, लोग ईरान के पीछे खड़े हुए हैं। आप ये बात समझिए, बेंजामिन नेतन्याहू ये बार बार बोलते रहते हैं, अभी उन्होंने बोला कि ये आपके फ्रीडम की लड़ाई है, ये आज़ादी की लड़ाई है, बट ईरान के लोगों को फ्रीडम चाहिए नहीं। ये इतिहास जो मैंने बताया ये क्या बताता है, ये बताता है कि बाहरी ताकतों को ईरान ने रोका है और इसी के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की है। आप समझ रहे हैं,
अब जो है इसका क्लाइमैक्स आ गया, पार्ट 1 मूवी का। ये इतने समय से 1980 से लेकर ये अभी तक, क्योंकि अब ईरान जो है वो लगभग न्यूक्लियर बम बनाने के कगार पे पहुंच चुका है, जो इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता था, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था, वरना एकदम पावर ऑफ बैलेंस, फिर तो वो दादा हो जाएगा, बोला कि हम जो करेंगे वो करेंगे। तो फिर यहां पे इजराइल ने जो है वो बम मारा है, और अब ईरान ने भी बम मारा। अब ये कब तक चलेगा वो देखेंगे, क्योंकि पार्ट 2 सेकेंड पार्ट ऑफ मूवी भी शुरू होने वाला है, तो अभी क्लाइमैक्स है। तो आई होप आपको जियो पॉलिटिक्स इसमें समझ में आई होगी जो मैं कहना चाह रहा था। बाकी आप हमारे शानदार कोर्स को अवेल करें, चाणक्य नीति को, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।